टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या होती है जी आपकी। अब जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो देन वी वर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो है डिटेल उससे जो है और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यूज और फ्यूचर वैल्यूज का रिलेशनशिप देखेंगे। Then describe how the interest rate can be used to adjust the value of cash flow, कि आपकी जो कैश फ्लो है उसको जो है वो इंटरेस्ट रेट कैसे एडजस्ट करता है, both forward and backward to a single point in time, calculate both the future and the present value, amount invested today कि आज आपने इन्वेस्ट की है, a stream of equal cash flows यानी कि एनविटी की बात करेंगे, a stream of mixed cash फ्लोज की हम बात करेंगे। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ऑर्डिनरी एनविटी एंड एनविटी ड्यू, देन यूज इंटरेस्ट फैक्टर टेंजिबल्स एंड यूज इंटरेस्ट फैक्टर टेबल्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दे प्रोवाइड अ शॉर्टकट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज। अब आपने स्टैट्स में की होंगी तो बकायदा एक फॉर्मूला लगा के तो पूरा पेज फिलअप करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन में फार्मूला लगाते हैं, दूसरी में हम टेबल और वैल्यूज लिखते हैं और तीसरी में लाइन में हमारा क्या आता है वो आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो टेबल को यूज करते हुए कैसे हम प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे यहाँ पे। यूज द इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, then use the interest factor table to find an unknown interest rate or a growth rate when the number of time periods and futures and present values are known, कि आपको वैल्यूज गिवन है और आपको इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन, तो आपने टेबल को यूज करते हुए इंटरेस्ट रेट को जो है वो इंटरेस्ट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। बिल्ड एन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल हम बनाएंगे फॉर एन इंस्टॉलमेंट ऑफ स्टाइल लोन, उसकी है वो होगी। देन जी ये हमारी जो है वो हो जाएंगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमने किसको देखना है, द इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अमोर्टाइजिंग ऑफ लोन है और कंपाउंडिंग मोर देन वन पर ईयर के ऊपर आ जाता है। इससे पहले आपको थोड़ा आइडिया में देता जाऊं कि हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है, तो और इसका रोल क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फाइनेंस के अंदर। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इसकी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दी फर्म्स जो होती हैं have the confronted with the opportunities to earn the positive rate of returns on their funds either through the investment or with the attractive projects or the interest bearing securities or the deposits। कि हम ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसका पर्पस क्या होता है कि उसने अपनी जो प्रॉफिट है, जो इनकम है और जो वेल्थ है उसको जो है वो मैक्सिमाइज करना होता है। आइदर उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके मिल रहा हो, ठीक है जी, ये रिटर्न मिल रहा हो, या वो अपॉर्चुनिटी उससे मिल रही हो कि कहीं पे उसने इन्वेस्ट करना है तो वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। इन वट एवर शेप उसने अपने प्रॉफिट को या अपने रिटर्न को क्या करना होता है, वो मैक्सिमाइज करना होता है। तो उसके लिए आपकी कंपनीज क्या करती हैं, तो वो क्या करती हैं, द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो बोथ आउटफ्लो एंड द इनफ्लो। अब ये टाइमिंग कैसे होगी कि आपके पास कितना कैश का इनफ्लो आया और कितना आउटफ्लो गया है, उसकी टाइमिंग को एडजस्ट किया जाता है कि आपके पास कितना कैश फ्लो मौजूद है जिससे आप जो है वो इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। There is a less important economic consequences which the financial manager explicitly recognize the term was time value of money। तो उसमें आपके जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसके इरिस्पेक्टिव हम उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट और कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हैं। इसी को हम किसका नाम देते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नाम दे रहे होते हैं। बेसिकली हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो हमारी बेस कर रही होती है कि हमारे पास जो है वो बिलीव कर रहे हैं कि आज आपके पास डॉलर की मतलब अगर आप ₹5 की बात करें तो आपके पास कितने ₹5 है, फ्यूचर में उसकी जो है वो क्या वर्थ होगी, या जो फ्यूचर में आपको अमाउंट मिल रही है उसकी जो है वो आज आपके पास जो है वो क्या वर्थ होगी। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि मनी इज टाइम, तो हम क्या कहते हैं, टाइम एंड मनी आर एग्जैक्टली रिलेटेड, के मनी और टाइम आपस में क्या होते हैं, वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं। रेगुलरली हम क्या कर रहे होते हैं, पे फॉर द टाइम फ्रॉम द
पार्किंग मीटर्स, जो अभी हमारे वीडियोस रेंटल्स होते हैं, ओवरनाइट पैकेजेस होते हैं, डिलीवरी सर्विस वगैरह, तो हम इसके अंदर सबके अंदर क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस के अंदर जो हम पे कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि आपकी जो फर्म है उसने क्या करना है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अपनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज जितनी भी उसके पास गिवन अपॉर्चुनिटीज है, आइदर उसको उसने किसी बेसिस के अंदर उसको इन्वेस्ट करना है, या उसने जो है वो किसी भी जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो कहीं पे बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इन्वेस्ट करके वहां से इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट को के बाद हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है, फिर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अमोर्टाइजिंग ऑफ अ लोन होता है, और कंपाउंडिंग मोर देन वंस पर ईयर हमारी जो है वो कैलकुलेशन चल रही होती है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि विच वुड यू प्रेफर 10,000 टुडे और 10,000 इन 5 years, कि आप किसको प्रेफर करेंगे कि आपको आज 10,000 मिल जाए या आपको जो है वो आफ्टर 5 years जो है वो 10,000 मिल जाए। तो ऑब्वियसली अब अगर इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर ये है कि मुझे आज 10,000 मिल जाए इंस्टेड कि हमें 5 सालों के बाद जो है वो 10,000 मिले। तो यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज दैट देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि इसका यहां से ये बात रिकॉग्नाइज होती है कि जो आप बात करते हैं मनी और टाइम, तो इसको हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं। रिपीट करता हूं इंटरेस्ट रेट को, कि आपको एक ऑफर होती है कि आपको आज 10,000 मिल जाए या आपको 5 years के बाद हम 10,000 दे देंगे। तो दोनों में से कौन सी ऑप्शन आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप जो सिलेक्ट करते हैं वो क्या होती है कि 10,000 टुडे। अब ये बात इस चीज को ये जो आपका हमारा जो आंसर है ये इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि इट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज उस 10,000 की वर्थ ज्यादा होगी इंस्टेड कि आप 5 साल के बाद जो है वो 10,000 वाली अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करेंगे। एलिमेंट इन योर डिसीजन, कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर जो टाइम है, जो वक्त है, उसकी इंपॉर्टेंस की होती है। तो the time allows you the opportunity to postpone consumption and earn interest। आपको टाइम ये बताता है कि आप जो अमाउंट को स्पेंड कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन को पोस्टपोन करके आप उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उस प्रॉफिट का नाम क्या है जी, आप इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमें जो है वो टाइम हमें बता रहा है कि आप अपनी उन अपॉर्चुनिटीज को, आपकी जो है वो जो है कंजम्पशन वाली है, उन्हें आप पोस्टपोन करें और आप क्या करें उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर लें। अगर हम टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पेड अर्न, यानी कि क्या होता है पेड, या जिसे हम अर्न कहते हैं कि हमने पे किया है या हमने अर्न कर लिया है। यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपने अर्न करना है, और अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो आपने क्या करना होता है, पे करना होता है। ओनली द ओरिजिनल अमाउंट और द प्रिंसिपल बारोड, जिसे हम लेंट अमाउंट का नाम भी देते हैं। यानी कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट ली हुई है या दी हुई है उसके ऊपर आपको क्या होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। वेयर एज अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कहता है इंटरेस्ट पेड अर्न ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न एज वेल एज ऑन द प्रिंसिपल बारोड लैंड। और वो कहता है कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो आपने अमाउंट लेंड की हुई है उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपका प्रीवियस इंटरेस्ट है वो भी उसके अंदर क्या हो जाता है, वो शामिल हो जाता है। तो उसे हम किसका नाम देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको प्रॉब्लम कर रही होगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो बेनिफिट है या हमें जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में। मैं अभी एक्सेल की फाइल भी ऑन कर लेता हूँ साथ इसके, ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ये एक्सेल की फाइल मैंने खोली आपके लिए। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो लेट्स सपोज आपने 1,000 लिया, 1,000 दिया या लिया जो मर्जी का लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे कितना है जी, 10%, और कितने सालों के लिए जी, फॉर 5 years के लिए। अब आप क्या करेंगे, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी
10,000 का हम इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय ये परसेंटेज, ये आंसर आ गया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी इस मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो हमारा कितना इंटरेस्ट आ गया, 500 रुपये आ गया, यानी कि 5 इयर्स का। ये हमारा क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब अगर हम कंपाउंड की बात करें तो अब क्या होगा, जब हमारे पास ईयर 1 2 3 4 और 5 है, हम क्या करते हैं जी, अमाउंट हमारी है जी 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 10%। अब हम क्या करते हैं, हम इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, हमारे पास 100 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट ईयर हमारे पास वो अमाउंट कितनी होगी जी 1100 रुपया, क्योंकि 100 रुपये इंटरेस्ट शामिल हो गया है, कंपाउंड है। रेट हमारे पास वही 10% है। हम क्या करेंगे जी, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो अमाउंट आ गई 1110। हम क्या करेंगे जी, इज इक्वल टू दिस वन प्लस ये वाली अमाउंट हमारे पास जो आ गई, ऐड की तो ये कितनी होगी 1210। इस पे हम क्या करेंगे जी, इंटरेस्ट रेट हमारा 10% ही होगा, हम क्या करेंगे जी, इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो ये हमारा 121 रुपये आ जाएगा। हम क्या करेंगे जी, इसमें हम प्लस कर देंगे जी ये वाली अमाउंट, ये प्रिंसिपल हो गई, तो इसका अगर आप 10%, ये आ गया 133 रुपए और 1 पैसे, हम 10 पैसे इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, और यहाँ पे हमारी क्या है जी 10%, तो ये हमारा कितना आ गया 146। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया, ये वाला हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो जो टोटल इंटरेस्ट है सिंपल में वो 500 बना, और कंपाउंड में कितना बना, ये हम सम का फार्मूला लगा लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट कंपाउंड की सूरत में हमें मिला। ये हमें कितना मिला 610 रुपए और 51 पैसे, 5 पैसे। यानी कि इसमें होता बेटा ये है कि सिंपल में आप प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो परसेंटेज है कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसमें क्या होगा, फिर इंटरेस्ट शामिल होगा, देन वो प्रिंसिपल में ऐड होके वो जो है वो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होगा, तो वो प्रिंसिपल बन जाएगी फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट क्या करते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले की बात करें तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी नॉट यानी कि प्रिंसिपल इंटू आई इंटरेस्ट रेट इंटू एन, आपका क्या है वो नंबर ऑफ इयर्स या नंबर ऑफ पीरियड। अगर आप नीचे देखें तो इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और सम टाइम पी भी लिख देते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है जी, इज इक्वल टू दूसरा पी नॉट आपका क्या है डिपॉजिट टुडे टी जीरो, यानी कि आज आप कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा रहे हैं। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट पर पीरियड के आपको पर पीरियड क्या इंटरेस्ट रेट गिवन है, और एन जी नंबर ऑफ टाइम्स पीरियड के नंबर ऑफ टाइम पीरियड क्या है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप अपनी अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें जी सिंपल इंटरेस्ट की, assume that you deposit 1000 in an account earning 7% simple interest for 2 years. What is the accumulated interest at the end of the 2 year? के तो आप आज जो है वो 1000 रुपया एक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा रहे हैं 7% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो और कितना टाइम पीरियड के लिए 2 years के लिए, तो आफ्टर 2 years आपके पास टोटल कितना इंटरेस्ट आप जो है वो रिसीव करेंगे। फार्मूला क्या है जी, P इज एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आई इंटू एन। तो सिंपल हमारी अमाउंट डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट कितना है जी 1000 का है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है जी 7%। अब जब हम 7 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो हम 100 से क्या कर देते हैं वो डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए जी
यानी कि हम इसको परसेंटेज में ले गए तो हम क्या करें, इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.07 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.07 और इंटू एन हमारे पास कितना है, वो 2 ईयर्स की वन है। तो हमने 100 को मल्टीप्लाई किया 0.07 से और फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल आया, 140। यानी कि आप 1000 रुपए को 7% के ऊपर 2 ईयर्स के लिए जब डिपॉजिट करेंगे तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो कितना है, वो 140 रुपीज जो रिसीव होगा। सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यूज की बात करें, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, कि अब हम क्या करते हैं कि इसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यूज इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आपने प्रिंसिपल कितनी डिपॉजिट करवाई है, 1000 प्लस 140, आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसकी फ्यूचर वैल्यूज आफ्टर 2 इयर्स या एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स कितनी हो जाएगी, 1000 आपकी ओरिजिनल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, 140 आपने 2 इयर्स का इंटरेस्ट अर्न किया है, तो टोटल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो आपने डिपॉजिट किया उसकी जो फ्यूचर वैल्यूज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर आएगी वो कितनी है जी, 1140, 1140 रुपए आपकी क्या है वो अमाउंट आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है जी, फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ अ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी और अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स एवेल्युएटेड एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट। हम ये कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यूज क्या होती है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू जो है एट सम फ्यूचर वैल्यू टाइम के फ्यूचर टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी आपको जो है वो पे की जाएगी, तो उसको कहते हैं, या आप जो सीरीज ऑफ पेमेंट यानी कि आप पेमेंट्स कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे सीरीज ऑफ पेमेंट एवेल्युएट एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, कि आपने उस इंटरेस्ट के ऊपर जो आपकी गिवन रेट है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और आपने बताना है कि आपको जो इस गिवन रेट के ऊपर इन फ्यूचर जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव होगी। तो उसे हम किसका नाम देते हैं, फ्यूचर वैल्यूज का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जी, सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज द प्रेजेंट यानी कि वैल्यू ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया 1140 जिसकी फ्यूचर वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, तो उसकी अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फिर हम क्या कहते हैं, द प्रेजेंट वैल्यू इज द सिंपल इज सिंपली द 1000 यू ओरिजिनली डिपॉजिट दैट इज द वैल्यू टुडे, कि आपने वो जो सिंपली जो 1000 आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, ओरिजिनली डिपॉजिट करवाई है, जिसकी आज वैल्यू 1000 रुपए है, वो आपकी क्या है, वो प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इज द करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी। ये क्या होती है, ये आपकी फ्यूचर अमाउंट ऑफ जो मनी होती है, जो फ्यूचर में आपको पैसे मिलने हैं, उसकी आज वैल्यू क्या है, उसकी करंट वैल्यू क्या होती है। और अ सीरीज ऑफ पेमेंट एवेल्युएटेड एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो आपको फ्यूचर में अमाउंट मिलनी है उसकी आज वैल्यू कितनी है, उसे हम किसका नाम देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का जो है वो हम नाम दे रहे होते हैं। अब हम कंपाउंड रेट की बात करते हैं, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल 1000 डिपॉजिट। अब आपके हमारे पास क्या है जी, कि हमारे पास है जी फर्स्ट ईयर है, उसके बाद 10 साल, 10th ईयर है, 20 ईयर, 30 ईयर, यानी कि आपके पास डिपॉजिट है। तो अगर आप फ्यूचर वैल्यूज देखें तो वो 5000, फिर 10,000, फिर 15,000 और फिर 20,000, यानी कि वो आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% है, कंपाउंड आपका 10% है और आपका 10% कंपाउंड इंटरेस्ट किया हुआ है। तो ये आपको बार बना के बताए हुए कि अगर आप इसको फ्यूचर वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तो आपको किस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जी, अज्यूम दैट यू डिपॉजिट 1000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल से आगे आ गए हैं। assume that you deposit 1000 at a compound interest rate at a 7% for 2 years, कि आपका जिस तरह आप हमने जो सिंपल इंटरेस्ट में बात की थी तो हमने ये कहा था कि हमने 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर और हमारा 7% के ऊपर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, तो हमारा इंटरेस्ट निकला था 140, यानी कि फ्यूचर वैल्यूज हमने वहां कैलकुलेट की थी 1000 इनिशियल डिपॉजिट, 140 आपको इंटरेस्ट मिला, टोटल 1140 हमारा आंसर निकला।
अब यहाँ पे हमने वही 1007% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 इयर्स के लिए हमने डिपॉजिट करवाए हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में डिपॉजिट करवाते हैं और सिंपल में करवाते हैं तो दोनों में क्या फर्क नजर आता है। आपके पास यहाँ पे जो है वो ये आपके पास 0 ईयर है, यानी कि आपका इनिशियल डिपॉजिट ईयर है, यहाँ पे 7% आपको इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे आपका पहला साल पूरा हो जाता है, देन आपको यहाँ पे दूसरा साल पूरा हो जाता है। 1000 आपकी अमाउंट है और फ्यूचर वैल्यूज आपने क्या करनी है वो कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यूज इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। हमने इसको भी एक साल की बात करते हैं, हमने 1000 लिया। अब देखिए ये 0.07 है और मैंने आपको अभी एक्सेल पे भी करके बताया था कि जब हम क्या करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाते हैं, तो जब हमने इसे 100 से डिवाइड किया तो 0.07 आ गया। तो जब हमने क्या 1 प्लस 07 किया तो ये 1 इसके अंदर ऐड होगा तो 1.07 आ गया, रेज़ टू पावर 1 आ गई आपकी। तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट कितनी निकल आई, 1070 निकल आई। कंपाउंड इंटरेस्ट, यू अर्न $70 या ₹70 इंटरेस्ट ऑन योर 1000 डिपॉजिट ओवर द फर्स्ट ईयर। पहले साल जो आपने 1000 डिपॉजिट किया उसके ऊपर आपको कितना मिला, $70 या 70 रुपए आपको जो है वो मिले हैं। दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू वुड अर्न अंडर द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट में भी तो ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल जी ऐसा ही हुआ था कि वहां पे भी आपने पहले साल में 70 रुपये कमाए थे और यहाँ पे भी आपने जो है वो 70 रुपए ही अर्न किए हैं। लेकिन जब आप डिफरेंस के ऊपर आते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। अब हम क्या करते हैं जी, 1000 ये हमारी प्रीवियस वाली चल रही है, 1.1070 आ गया। जब हम नेक्स्ट ईयर के अंदर गए, यानी कि दूसरे साल की हम बात करें, कैलकुलेटर में होती है ना रेज टू पावर 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, 20 कर ले, 500 कर ले। तो यह सिर्फ समझाने के लिए कि आपने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट 1 इंटू 1 प्लस रेज टू पावर 1, 1 प्लस रेज टू पावर 1। ठीक हो गया जी। यानी कि इस फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट फ्यूचर वैल्यूज इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 2। अब ये क्योंकि सिंपल सी है तो इसलिए अब देखें 1000 इंटू 1.07 इंटू 1.07, 1000 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 1.07, तो फिर वंस अगेन क्योंकि 2 सालों का इंटरेस्ट है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, 1000 इंटू 1.07 रेज टू पावर 2, कि आप रेज टू पावर 2 का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो वो आपको जो है अमाउंट कैलकुलेट करके देगा कितनी, 1144। ठीक है जी। अब अगर आप देखें, यू अर्न एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 490 इन 2 इयर्स विद कंपाउंड ओवर अ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वहां पे हमें इंटरेस्ट कितना मिला था, 140, और आफ्टर 2 इयर्स हमें जो है वो 1140 जो है वो रिसीव हुए थे। लेकिन यहाँ पे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में गए तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिली 1144.90 2 इयर्स के डिपॉजिट के ऊपर, यानी कि एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट के हमने 4.90 जो है वो ज्यादा अर्न किया है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है आपका सिंपल इंटरेस्ट के अंदर और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाती है और वो प्रिंसिपल बन जाती है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए आपकी जो अमाउंट ऑफ आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, वो अमाउंट आपकी क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। जनरल फ्यूचर वैल्यू फार्मूले को देखें, फ्यूचर वैल्यूज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। और अगर हम 2 सालों की बात करें फ्यूचर वैल्यूज तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 2। जनरल फ्यूचर फार्मूले की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यूज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टाइम, जो भी आपका है, इज इक्वल टू आपके प्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट इंटू फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर, FVIF क्या होता है, फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट एफ से फैक्टर। ठीक है, रिपीट करता हूं, FVIF क्या होता है जी, फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर। IN लिखा हुआ है, I क्या है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N क्या है जी, नंबर ऑफ टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स की तरह फॉर्मूला लगा के चीजों को कैलकुलेट नहीं करते। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टेबल में जाते हैं और टेबल से वैल्यू को क्या करते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये आपके पास टेबल आ गया जी। ये टेबल आपको गिवन है जी फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर का। आई यानी कि इंटरेस्ट रेट है, एन है नंबर ऑफ पीरियड इज फाउंड टेबल 1। ये बुक की एंड के ऊपर दिए होते हैं, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक लें या कोई भी फाइनेंस की बुक लें तो उसके एंड के ऊपर जो है ये टेबल्स गिवन होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो साइड पे जो है बेटा उसने पीरियड बताए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं। ये यहाँ पे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है, 6% है, 7% है, 8% है। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, वो 7% है। अगर तो हम पहले साल की बात करें तो पहले साल हमारे पास रेट ऑफ 7% है जी, 1.070। ये इंटरेस्ट फैक्टर आ गया 1 ईयर के पीरियड के ऊपर। 2 ईयर के ऊपर हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर आ गया 1.145। उसने टेबल के अंदर कैलकुलेट कर दिया हुआ है, और सो ऑन। क्योंकि हमने 7% पे देखना है तो इसलिए मैं 7% वाली अमाउंट को क्या कर रहा हूँ, वो रीड कर रहा हूँ। अब जब हम आगे गए तो हमने ये कहा कि हमने बजाय फार्मूला लगाने के हमने सीधा लिखा फ्यूचर वैल्यूज of at the end of second year is equal to 1000 into future values interest factor 7% पे for the period of 2 years। तो यहाँ पे क्या है जी, अगर आप ये 7% आ गया, ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है। यहाँ पे आपने देखा तो ये 1.145, तो हमने कहा 1.145, हमने 1000 को 1.145 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो है वो अमाउंट कितनी आई 1145। और आगे लिखा ड्यू टू राउंडिंग, क्योंकि हमने जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी तो हमारा आंसर आया था 1144.90। अब यहाँ पे क्योंकि टेबलर वैल्यू है तो इसको हम राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। 0.90 का मतलब हम जो है वो अकाउंटिंग के अंदर या हम उसको नियरेस्ट टू 1 कंसीडर करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1145। अगर आप उसको स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले से करेंगे तो आपको जो है वो 8-10 स्टेप करने पड़ जाएंगे। लेकिन जब आप इसको जो है वो फाइनेंस के फार्मूले से करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो मैंने कहा था पहली रो में फार्मूला आएगा, दूसरी में अमाउंट्स पुट करेंगे और तीसरी में हमारा क्या है वो आंसर क्या हो जाता है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। जब मैं इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तो मैं आपको दोनों तरीकों से स्टैटिस्टिकल फार्मूले से भी करके दिखाऊंगा और आपको जो है वो जो हमारा फाइनेंस का फार्मूला है मैं उसके थ्रू भी आपको जो है वो करके दिखाऊंगा जी। अब हम आ जाते हैं जी हम अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर के ऊपर। आपके पास कैलकुलेटर होगा, नो डाउट के तकरीबन मिलती जुलती कीज ही होती हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं होती इसके अंदर। आपने क्या करना है जी, आपने जो है वो टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम स्टैंड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑन द कैलकुलेटर, कि अगर आपने कैलकुलेटर पे उसको चेक करना है। सम टाइम होता ही है कि आप कैलकुलेट मैन्युअली कर रहे हैं, आपको डाउट होता है तो आप कैलकुलेटर के अंदर, अगर आपको कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज आता है तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर वैल्यूज ऐड करके तो आप उसको चेक कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर आपको जो रिजल्ट देता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है जी। उससे आपका जो पेपर में क्वेश्चन है वो रीचेक हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कैलकुलेटर को यूज करना आना चाहिए। अब अगर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर करना चाहते हैं तो क्या होता है जी, वो कहते हैं यूज द हाईलाइटेड रो ऑफ द कीज फॉर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यूज, फ्यूचर वैल्यूज एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यूज एन्युटी, फ्यूचर वैल्यूज एन्युटी डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी डिस्काउंट। यानी प्रॉब्लम, यानी कि ये जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के, इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो कैलकुलेटर के ऊपर उसने येलो लाइन के अंदर आपको जो डिजिट्स दिए हुए हैं, आपने इन डिजिट्स को, इन बटन्स को यूज करते हुए जो है वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यूज एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यूज एन्युटी डिस्काउंट या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी डिस्काउंट के न्यूमेरिकल्स जो है वो इजिली कर सकते हैं। तरीका क्या होगा जी, सबसे पहले एन आपने एंटर करना है। एन क्या आता है, नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि आपने जो है वो एन एंटर करना है। ये एन का बटन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आपने 2 3 4 आपने उसके बाद एन प्रेस कर देना है, ठीक है जी। 1/y क्या जी, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। आपने इंटरेस्ट रेट लिखना है, 5% है, 7% है, 5 है, 7 है, परसेंट का साइन आपने लगाना, ठीक है। जब आप उसको 7 लिख के 1/y का बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर जो है वो बाय डिफॉल्ट उसे परसेंटेज कंसीडर करेगा। उसके बाद आपके पास ये देखिए पीएमटी का बटन आ रहा है। पीएमटी क्या होती है, आपके पास पीवी का जो है वो आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रही है। ये जो पीवी की ऑप्शन है ये क्या है जी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू। क्या आपने क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू करनी है, फ्यूचर वैल्यूज करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू करनी है तो पीवी करेंगे, फ्यूचर वैल्यूज करनी है तो एफवी को आप प्रेस करेंगे, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू आपने एंटर की,
ठीक है। उसके बाद है जी पेमेंट आपने पर पीरियड, कि आपने पर पीरियड कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 1000, 10,000, 20,000। फिर आपने पीएमटी को प्रेस करना है, फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो फिर आप क्या करते हैं कि फ्यूचर वैल्यूज का बटन आप क्या करेंगे, वो जैसे प्रेस करेंगे उसकी फ्यूचर वैल्यूज आ जाएगी। अगर फ्यूचर वैल्यू ऐड की हुई है तो प्रेजेंट वैल्यू का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब जब आपने ये एक फंक्शन परफॉर्म कर लिया तो आपने जो है वो एक और फंक्शन को चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, क्लियर टीवीएम, यानी कि क्लियर करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। अगर आप पिछले डाटा को क्लियर नहीं करते और नया डाटा कैलकुलेटर में ऐड कर देते हैं तो वो पिछले डाटे को भी ऐड करता है और आपको जो आंसर देगा वो रिटर्न में गलत दे देगा। हमेशा आपने जब आपने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद आपने उसे क्लियर करना है ताकि उसकी मेमोरी से वो जो प्रीवियस डाटा है वो डिलीट हो जाए। अगर प्रीवियस डाटा आप डिलीट नहीं करते और नया डाटा ऐड कर देते हैं तो फिर बेटा वो प्रीवियस डाटा को उसमें ऐड करेगा और दोनों को ऐड करके एक नया रिजल्ट दे देगा जो आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, क्लियर ऑल द इनपुट्स इनटू द अबव टीवीएम कीज, कि आपने जो है वो अबव टीवीएम कीज के अंदर जो है जितनी इनपुट दी हुई है वो आपने क्या कर देनी है, वो डिलीट कर देनी है। अब तरीकेकार आप देखें जी, यूजिंग द T1 बॉल प्लस कैलकुलेटर, इनपुट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने एन का बटन आपके पास है, फिर 1/i है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, पीएमटी प्रोडक्ट पेमेंट है और एफवी आपकी है। और उसके बाद आपने कंप्यूट का बटन आप प्रेस करेंगे ताकि अमाउंट्स आपकी कैलकुलेट हो जाए। फोकस ऑन द थर्ड रो, ये जो थर्ड रो है ये वाली आपकी कैलकुलेटर की, इसके ऊपर आपने फोकस करना है और आपने क्या करना है, डिस्प्ले इन द स्लाइड एज शोन अबाउट। ठीक है जी, ये आपका आपके पास। अगर हम इसको मजीद बेहतर तरीके से मैं आपको दिखाता हूं, आप जाए प्रेस करेंगे जी आपने सेकंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्लियर टीवीएम, यानी कि सेकंड फंक्शन के बाद आपने बटन प्रेस किया जी CLR TVM, कि आपका जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो पुराना फंक्शन है वो आपका क्या कर दे, वो क्लियर कर दे, जो आपने सेकंड फंक्शन के साथ आपने क्या करना है, वो यूज कर लेना है। ठीक है जी। फिर आपके पास आपने टू पहले आपने, अगर लेट्स सपोज 2 सालों की बात कर रहे हैं, जो हमारी पुरानी एग्जांपल चल रही है, तो वहां पे क्या जी, हमने क्या किया जी, 2 के साथ n प्रेस कर दिया, यानी कि n अब क्या कहेगा, जब n प्रेस करेंगे 2 के बाद तो इसको क्या लेगा, नंबर ऑफ पीरियड लेगा। 7 के बाद 1/i आप करेंगे, यानी कि अब वो 7 को क्या लेगा, इंटरेस्ट रेट लेगा। प्रेजेंट वैल्यू है तो -1000 लेंगे कि आज इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। ठीक है जी, जिस डे को आप डिपॉजिट कर रहे हैं उस डे को आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो डे टाइम 0 होता है। ठीक है, पीएमटी आपकी 0, यानी कि आपने एक ही दफा पेमेंट 1000 जमा करवाई है, प्रोडक्ट पेमेंट आप नहीं करवा रहे। फिर आपने जो है वो सीपीटी के बाद एफबी का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका वो जो रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन के सामने क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा कि आपकी फ्यूचर वैल्यूज जो है वो कितनी है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देख लें, इनपुट्स में 2 के बाद आपने n प्रेस किया, 7 के बाद 1/y -1000 प्रेजेंट वैल्यू है, पीएमटी प्रोडक्ट पेमेंट 0 है, फ्यूचर वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो जब जैसे आप कंप्यूटर प्रेस करेंगे तो वो 1144.90 आपको जो है वो कैलकुलेटर आंसर दे देगा। एन क्या जी, 2 पीरियड्स एंटर एज 2 पीरियड, यानी कि आपने जो 2 एंटर किया वो एज ए आपने जो है वो पीरियड एंटर किया। 1/y 7% इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, यानी कि एंटर एज 7 नॉट 0.07, ना आपने 7 के साथ परसेंटेज का साइन लगाना है ना 0.07 लगाना है, आपने 7 एंटर करना है और जैसे उसके बाद 1/y करेंगे वो खुद ही इस परसेंटेज को जो है वो इसको खुद ही परसेंटेज ले लेगा। पीवी आपकी 1000 एंटर एज नेगेटिव एज यू हैव लेस, यानी कि आज आपकी अमाउंट क्या है, वो आज जो आपको उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है, वो 0 मिल रहा है। पीएमटी नॉट रेलिवेंट इन दिस सिचुएशन, इसलिए हमने उसको, सिचुएशन नहीं है, प्रोडक्ट पेमेंट नहीं हो रही तो हम उसे क्या कर रहे हैं, वो 0 कंसीडर कर देते हैं, 0 एंटर कर देते हैं। और कंप्यूट एफई तो क्या करता है, वो कंप्यूट द रिजल्ट आंसर इज पॉजिटिव, कि फिर जब उसे कंप्यूट करेगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव जो है वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अब इस जो हमने प्रॉब्लम की है इसकी अगर हम पूरी स्टोरी को देखें तो जूली मिलर वांट्स टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट ऑफ 10,000 टुडे विल बिकम एट अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर 5 years। कि जूली मिलर है वो ये देखना चाह रही है कि 10,000 अगर आज मैं डिपॉजिट करवाऊं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर तो आफ्टर 5 year हम मुझे कितने पैसे मिलेंगे।
अब अगर आप इसको देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब है कि जूली मिलर क्या चाह रही है कि मुझे फ्यूचर वैल्यूज 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कितनी फ्यूचर वैल्यूज मिलेगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10 ईयर परसेंट पे फॉर द पर पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो यहाँ पे अगर आप टेबल बनाएं तो 0 ईयर है, यहाँ से 10% शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जिस साल आप डिपॉजिट करवाते हैं उसको आप 0 कंसीडर करते हैं। 10,000 आपने करवाया, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जब ये एक साल पूरा हो जाएगा तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा साल। अब पांचवें साल पे जाके आपने उसकी फ्यूचर वैल्यूज क्या करनी है, वो कैलकुलेट करनी है कि एट द एक्सपायरी ऑफ 5th ईयर या एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपको कितनी अमाउंट जो है वो इन रिटर्न आपको मिल रही है। फार्मूला क्या है जी, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द जनरल फार्मूला। हम क्या करते हैं जी, फ्यूचर वैल्यूज n इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आई रेज्ड पावर n, ये हमारा स्टैट्स का फार्मूला, या आप इसे मैथमेटिकल फार्मूला कह लें, ठीक है जी, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यूज एट द एंड ऑफ 5 इज इक्वल टू 10,000 इनटू 1 प्लस आई रेज्ड टू पावर 5। तो 10% है तो 10 में हम 1 प्लस 0.10 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.10। इसकी हम रेज्ड टू पावर 5 लेंगे और जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय हम 10,000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,105 रुपए, ठीक है जी। यहाँ पे क्योंकि स्लाइड्स के अंदर जो है उसने स्टेप स्किप किए हुए, यानी कि हम पहले स्टेप में फार्मूला लिखते हैं, दूसरे में 1 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 100 रेज्ड टू पावर 5, तीसरे में हम जाते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 रेज्ड टू पावर 5, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं 10,000 इंटू 1.10 रेज्ड टू पावर 5, चौथे में हम क्या करते हैं इसकी रेज्ड टू पावर लेते हैं वो आती है, और पांचवें में हम उसे जो है वो 10,000 के साथ क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 16,105। यानी कि आपने जो 10,000 डिपॉजिट करवाया फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 इयर्स, तो आपको जो रिटर्न में फ्यूचर वैल्यूज मिलेगी वो 16,105 रुपीज 5.10 जो है वो हमें रिटर्न होगी। अगर हम देखना जाए कि हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है तो आप क्या करते हैं 16,105 में से माइनस कर देते हैं 10,000, तो 6,105.10 हमें क्या मिलता है, वो इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो जाता है। अगर आप इसको फार्मूले को इसको कैलकुलेट करें टेबुलर वैल्यू से तो हमारा फार्मूला क्या आता है जी, फ्यूचर वैल्यूज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर एन और कॉमा आई। एन क्या है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या है जी, नंबर ऑफ पीरियड। तो इंटरेस्ट है 10% और ये 5 है। इसका जो टेबुलर वैल्यू है 1.611 हमारी जो है वो कैलकुलेट होती है। इसे जब 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,110। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ऊपर तो 105 आया, नीचे 110 आया, तकरीबन 4 पे 90 पैसे का डिफरेंस आ गया। जब हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज को मैथमेटिकल तरीके से तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आती है, लेकिन जब हम टेबुलर वैल्यू के साथ लेके जाते हैं तो वो राउंडिंग ऑफ वैल्यू आती है। तो वो जो राउंडिंग ऑफ वैल्यू आती है उसकी वजह से जो है वो आंसर के अंदर जो है वो फर्क आ जाता है। लेकिन हमने पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन करने हैं हमने क्या करना है, हमने टेबुलर वैल्यू लेनी है, हमने मैथमेटिकल तरीके या स्टैटिस्टिकल तरीके से उस चीज को कैलकुलेट नहीं करना, हमने टेबुलर वैल्यू से लेके चलना चीजों को। ये उसने जो है उसी फंक्शन को कैलकुलेटर के साथ करना बता दिया। यानी कि आप क्या करते हैं जी, 5 के बाद n प्रेस करेंगे, 10 के बाद 1/y जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10,000 आपकी पेमेंट है आपकी प्रेजेंट वैल्यू की, पीएमटी प्रोडिगल पेमेंट कोई नहीं, फ्यूचर वैल्यूज प्रेस करेंगे तो 16,105 रुपए और 10 पैसे हमारी अमाउंट क्या होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। द रिजल्ट क्या करता है, इंडिकेट दैट अ 10,000 इन्वेस्टमेंट दैट अर्न्स 10% एनुअली फॉर 5 इयर्स विल रिजल्ट इन फ्यूचर वैल्यू ऑफ 16,105 रुपए। यानी कि आपकी जो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं 10% पे फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स के ऊपर आपको 16,105 रुपए 10 पैसे आपको क्या है वो रिटर्न होंगे आपको। डबल ऑफ योर मनी क्विक, हाउ लॉन्ग डज इट मेक टू डबल ऑफ 5,000 एट अ कंपाउंड रेट ऑफ 12% पर ईयर अप्रॉक्स। वो कहता है जी आप क्या चाहते हैं कि आप 5,000 रुपया डिपॉजिट करवाएं,
कंपाउंडेड रेट आपका 12% है। तो आप ये बताएं कि आपकी अमाउंट डबल कितने सालों में होगी? डबल से क्या मुराद है कि 5,000 के साथ 5,000 आपको इंटरेस्ट मिले, तो तभी आपको है ना कि आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो 10,000 हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 5,000 इंटरेस्ट में। जी बेटा सर ये जो आपने भी बताई है ये इसका कैलकुलेटर में जो वैल्यूज का बता रही है, हर कैलकुलेटर में तो है भी नहीं। कैलकुलेटर नहीं है ना, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास पेपर में कैलकुलेटर सिंपल से भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो उसके साथ टेबल भी या तो स्टूडेंट्स को हम अलाउ करते हैं कि वो टेबल लेके आए, या क्वेश्चन या हम क्या करते हैं कि टेबल जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि ये टेबल है। जिस तरीके से अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ी हो तो वहां पे स्लैब्स होती हैं, उसके हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो स्लैब्स हमेशा पेपर के अंदर गिवन होती हैं। ऐसे ही होता है ना, स्टूडेंट उस स्लैब से देख के रेट टैक्स कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे भी बेटा ऐसे ही है कि इसका जब क्वेश्चन आपको आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, या तो मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यूज के बुक के एंड पे टेबल गिवन हुए हैं, वो टेबल आप फोटोकॉपी करवा के ले आए, या आपको पेपर के अंदर टेबल गिवन होगा। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे तो इट विल टेक टाइम, ठीक है ना, इस पे टाइम ज्यादा लगेगा। और बात ये है कि हम तो स्टैट्स और मैथ की तरह अपना टाइम थोड़ी जाया करते हैं। हम तो क्या करते हैं, हम टेबुलर वैल्यूज हमारे पास होती हैं, और हम टेबुलर वैल्यू से क्या करते हैं कि चीजों को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों चीजें इसलिए पैरेलल सिखा रहा हूं कि अगर लेट्स सपोज सम टाइम आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं, आपके पास टेबल गिवन नहीं होता, तो आप उसको मैथमेटिकल तरीके से भी जो है वो कैलकुलेट कर ले। लेकिन जहां पे टेबल गिवन होता है वहां पे हम टेबल को ही कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस मैनेजर्स जितने भी हैं वो कभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, वो हमेशा किस में पढ़ते हैं, अपना टेबलर वैल्यू ली और वहां से उसने चीजों को कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया, क्योंकि कैलकुलेटर पे भी होता ही है कि डिफरेंट मॉडल के कैलकुलेटर्स बेटा आप लोगों के पास होते हैं, और हर के ऊपर जो है वो जो कीज है वो ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, सम टाइम कोई माइनस की का जो है वो साइन का भी फर्क होता है। तो फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है पेपर के अंदर। जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू मनी का क्वेश्चन देते हैं तो हम साथ टेबल बच्चों को अलाउ करते हैं, तो वो टेबल कॉपी करके साथ लेके आएंगे, या टेबल पेपर के अंदर गिवन होगा। ठीक है ना, जिस तरीके से मैं यहाँ पे जब मैंने एक क्वेश्चन किया जहां पे मैंने टेबल दिखाया था, तो उतना टेबल गिवन होता है जिसमें से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए जो है वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी हम क्योंकि ये उसकी स्लाइड्स हैं, तो इसमें तो स्टेप्स का जो है वो उसने कुछ स्किप किए हुए हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के न्यूमेरिकल्स करने हैं। टॉपिक की बेसिकली बेसिक थ्योरी इसलिए करवा देता हूँ, एक तो हमारे एमसीक्यूज तैयार हो जाते हैं, दूसरा आपको टॉपिक का बेसिक पता चल जाता है कि टॉपिक है क्या, इसकी थ्योरी क्या है। अगर आप थ्योरी के बगैर न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल तो कर लेंगे, लेकिन होता ही है कि जब आप लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं या किसी जगह पर डिस्कशन करते हैं तो वहां पे न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन नहीं होती, वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट की डिस्कशन होती है। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, अब क्या है जी, वी विल यूज द रूल ऑफ 72। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, अप्रोक्सीमेटली years टू डबल 72 ओवर आई, हम कहते हैं जी तकरीबन 6 सालों के अंदर हम इसको क्या कर लेंगे, वो डबल कर लेंगे। एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 6.12 years हमें क्या वो रिक्वायर्ड है। अब ये जरा पहले हम देखते हैं कैलकुलेटर पे कैसे होगा, फिर हम उसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे। एन हमारे पास 6.12 years हम शामिल करते हैं, 1 ओवर आई 12% उसने बताया जी, 12% में करें। पीवी आपकी पेमेंट 1000 है, और आपने फ्यूचर वैल्यू 2000 आपको चाहिए। तो आप इसको जब करते हैं तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, 1000 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2000 के अंदर चला जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितने सालों में बनता है, 6.12 years। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 6 years का जो है वो नाम दे देते हैं। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू सिंगल डिपॉजिट को देखें ग्राफिकली, तो हम क्या करते हैं जी, assume that you need a 1000 in 2 years, let examine the process to determine how much you need to deposit today at a discount rate of 7% compounded annually। पहला साल है 0 है, 7% पहला साल कंप्लीट हो गया, देन दूसरा साल है, यहाँ पे आपकी 0 है, यहाँ पे पीवी 1 है, और यहाँ पे आपका पीवी 2 हो जाएगी, यानी कि 2 years हमारे क्या हो जाते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्या है जी, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यूज ओवर
1 प्लस आई रेस टू पावर 2, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 1.02 रेस टू पावर 2 करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी कैलकुलेट हो जाती है 873.44। इसका एक और तरीका भी होता है कि हम क्या करते हैं कि फ्यूचर वैल्यूज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेस टू पावर -2 कर देते हैं। रेस टू पावर -2 का मतलब ये होता है कि आज इसकी कीमत जो है वो क्या होगी 1000 की। तो जब हम -2 जाते हैं रेस टू पावर लेने के लिए तो उसमें क्या होता है कि वो आपको जब -2 लिखते हैं तो फिर उसको क्या करता है फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, तो फिर आपका आंसर जो है वो 873 कैलकुलेट हो जाएगा। अभी टेबल वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ तो वहां से ज्यादा आसान है। टेबल से हम कैसे करते हैं, पेपर में बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमने टेबल में से वैल्यू लेके जो है उसका इसको करना है, हमने मैथमेटिकली से जो है वो प्रूव नहीं करना। अच्छा जी, आपका जनरल प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला कहता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज, यानी कि पीरियड 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर 1, या फ्यूचर 2 पे चले जाए तो 1 प्लस आई रेज टू पावर 2, यानी कि 2 सालों के एंड पे। जनरल प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला क्या आता है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। हमारा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज एन इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, आई इंटरेस्ट रेट हो गया, और एन आपका क्या नंबर ऑफ पीरियड। अगर हम टेबल में जाएं तो यहाँ पे उसने हमें टेबल गिवन है। अब देखें जो पिछला टेबल मैंने आपको दिखाया था वो किसका था, वो आपका फ्यूचर वैल्यूज का टेबल था। अब ये जो टेबल है ये किसका जी, प्रेजेंट वैल्यू का टेबल आपको गिवन दिया हुआ है। अब देखें हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टेबल में सफिशिएंट वैल्यूज दी हुई हैं। नंबर ऑफ पीरियड दिए हुए अप टू 5, 1 2 3 4 5, फिर 6% पे, 7% पे और 8% पे 5 ईयर का डिस्काउंट रेट गिवन है। लेकिन हमने किसके ऊपर देखना है, 7% के ऊपर देखना है। पहले साल 0.935 है, दूसरे साल 873 है, और हमने 2 इयर्स का हमने देखना है। लिहाजा हमें कितने गिवन सालों का गिवन है, 5 इयर्स का। तो यानी कि इस गिवन टेबल के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, हमें मजीद पूरा टेबल देखने की जरूरत नहीं है। हम जब यहाँ पे गए तो यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करनी, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। अब ये जो है वो उसने क्या किया कि आपको जो है वो हाँ जी, ये उसने बता दिया आपको यहाँ पे कि आपने जो है इस तरीके से अमाउंट्स ऐड करनी है। 2 के बाद n 7 1 और y प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इसलिए ये अमाउंट नहीं लिखेंगे। और फ्यूचर वैल्यूज हमने क्या कर दी, प्लस 1000 कर दिया कि फ्यूचर में हमारे पास इतनी अमाउंट आएगी। तो जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू का जो है वो बटन प्रेस करते हैं तो हमें आंसर जो है वो कैलकुलेट करके दे देता है। अब जूलियन मिलर की हम बात कर रहे हैं कि हाउ लार्ज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट टू मेक सो दैट द मनी विल ग्रो 10,000 इन 5 इयर्स एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। अब वो डिस्काउंट रेट की बात कर रहा है कि आपकी अमाउंट डिस्काउंट रेट पे जाएगी। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द जनरल फार्मूला प्रेजेंट वैल्यूज इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो हमारी फ्यूचर वैल्यूज कितनी है जी, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी निकल आएगी, वो 6209 6209.21 हमारी क्या होती है, वो कैलकुलेट हो जाती है। अगर हम टेबल की बात करें तो कहता है जी 10,000 है प्रेजेंट वैल्यू, आपकी इंटरेस्ट फैक्टर है 10% 5 पीरियड के लिए तो वो है 0.621 है, और ये हमारी 6021 आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये टेबल के अंदर जो है वो कितने परसेंट है जी, ये 10% पे है। ठीक है जी, अच्छा टेबल में पीछे 10% तक नहीं दी हुई है कैलकुलेशन ना, ये 8% तक दी हुई है। ठीक है जी, इसके बाद 9% फिर 10%, क्योंकि अगर प्रॉपर टेबल हो तो उसके अंदर दी होगी, यहाँ पे वो टेबल जो है वो शायद आगे दी गिवन, नहीं वो टेबल यहाँ पे नहीं गिवन इस स्लाइड के अंदर। तो ये टेबल के अंदर पॉइंट दी हुई है 5 इयर्स पे 10% पे जो है वो आपकी जो है वो जो इंटरेस्ट फैक्टर है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 0.621 है। जब आपने इसे 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6,210 रुपए, राउंडिंग ऑफ करके आ गया। टाइप्स ऑफ एन्युइटीज की हम बात करते हैं कि एन्युइटीज हमारी क्या होती हैं, इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और हम इसे जो है वो कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम an amount, an annuity represent a series of equal payments or receipts occurring over a specific number of equal distant period। अब क्या होता है, एन्युटी होती यह है कि आप एक
सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रहे होते हैं। सीरीज ऑफ पेमेंट क्या कर रहे हैं कि 10,000 की पेमेंट है तो 10,000 की कर रहे हैं, 7,000। ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही है कि आप अगर जहन में लाए इंश्योरेंस की बात करें, अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो क्या होती है, वो मतलब एन्युटी स्कीम होती है एक किस्म की, ठीक है जी। वो बल्कि होती क्या, वो है ही एन्युटी स्कीम कि आप उसमें क्या करते हैं कि एक अमाउंट फिक्स हो जाती है, आपने हर साल 10,000, 20,000, 40,000 या 50,000 का प्रीमियम देना है और 15 साल तक देना है, 10 साल तक देना है, 20 साल तक देना है। अब ये जो आप पे कर रहे हैं ये आपकी एन्युटी रिप्रेजेंट हो रही है कि आप एक अमाउंट जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड तक स्पेसिफिक अमाउंट क्या कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं पीरियड तक, और आपकी क्या है वो इक्वल डिस्टेंस के साथ। ऐसा नहीं होता कि आपकी जो है वो एक साल में 3-3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, साल में आपने एक ही इंस्टॉलमेंट देनी है। लेट्स सपोज अगर उन्होंने जनवरी का महीना रखा है तो आपने एवरी जनवरी के अंदर पे करनी है, यानी कि पीरियड भी इक्वल डिस्टेंस के साथ होता है और सीरीज भी जो है वो इक्वल डिस्टेंस के साथ होती है, या वो आपकी पेमेंट्स होती है या वो आपकी इक्वल रिसीट्स होती हैं। एक हमारे पास बेटा होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, पेमेंट्स और रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर आपने जो पेमेंट्स करनी है या आपको अगर कोई रिसीट हो रही है तो आपको एट द एंड ऑफ ईच पीरियड आपको क्या होती है वो अकर हो रही होती है, आइदर वो पेमेंट है या आइदर वो रिसीट है। एन्युटी ड्यू क्या होती है, पेमेंट्स और रिसीट्स अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे पेमेंट्स या रिसीट जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर होता है। अब दोनों में फर्क है, ऑर्डिनरी में क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर होता है, यानी कि हर साल आपने दिसंबर में पे करना है। जब मंथ जिस दिसंबर में पे करेंगे तो उस साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि मंथ एंड पे कर रहे हैं। और ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि एवरी जनवरी, यानी कि अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हम जनवरी में पे करें। जब आप जनवरी को पे करेंगे तो जिस साल पे करेंगे उस साल का 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक हो गया। बेसिकली दोनों में ये मेजर डिफरेंस होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट लोन पेमेंट्स होती हैं, कार लोन पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास होते हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स होती हैं और रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स होते हैं। यानी कि ये आपके पास किसी एग्जांपल्स है वो एन्युटीज की। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा ये एन्युटी ड्यू की है या ऑर्डिनरी एन्युटी की एग्जांपल्स है, ये ओवरऑल एन्युटी की आपकी क्या है वो एग्जांपल्स है। स्टूडेंट लोन पेमेंट्स होती हैं, कार लोन आप जो लीजिंग वगैरह, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स होती है और रिटायरमेंट सेविंग वगैरह आपकी होती है। पार्ट्स ऑफ एन एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, एंड ऑफ पीरियड 1, यानी कि आपके 0 से स्टार्ट हुआ, आपने पीरियड एंड के ऊपर किया तो इस 100 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर आप अगले साल गए, एंड ऑफ पीरियड 2 पे गए तो इस 100 पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस 100 पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एट द एंड आपने किया। फिर अगले साल आप तीसरे पे गए तो इस 100 पे और इस 100 पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये जो एट द एंड आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है इसके ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पीरियड एंड पे करवाया है। तो पीरियड स्टार्ट पे करवाया होता तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट के अंदर कैलकुलेट हो जाए, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है जी। अगर आप इसको देखें तो क्या है जी, इक्वल कैश फ्लो, आप इक्वल पेमेंट्स आप क्या कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं। अब ये क्या है, एन्युटी ड्यू आ गई एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि 0 पीरियड पे आपने 100 जमा करवाया, जब पीरियड का एंड हुआ तो आपको जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। फिर ये पहला पीरियड आ गया, फिर ये दूसरा आ गया, यानी कि ये जो 100 तीसरे साल इन तीनों के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि पहले साल इसके ऊपर मिल गया, ये इसमें ऐड हो गई तो इसमें मिल गया, ये तीनों ऐड हो गए तो इसको एंड पे मिल गया। तो ये क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है इसे एन्युटी ड्यू कहते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर होता है इसे ऑर्डिनरी एन्युटी का देते हैं। और एन्युटी ड्यू में आपकी इनिशियल डिपॉजिट जो आप करवा रहे हैं उसको भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एन्युटी ड्यू के अंदर जो पहले साल डिपॉजिट होता है उसका पहले साल इंटरेस्ट नहीं मिलता, दूसरे साल वाला दूसरे साल जाके मिलता है। जो दूसरे साल डिपॉजिट करवाते हैं उसके तीसरे साल जाके मिलता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसे डिपॉजिट करवाते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर फ्यूचर वैल्यूज एन्युटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है जी, आई इंटरेस्ट है, 1 पीरियड है, 2 पीरियड है, एन यानी कि n+1 हम इसके अंदर जो है वो कर देते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है जी कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यूज नंबर ऑफ पीरियड n इनको r 1 + i n-1 + 1 + i n-2 प्लस चलता चलता 1 + i raised to power 1 और raised to power 0 पे चला जाता है, ठीक है जी। ये हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी में होता है।
अब हमारे पास अमाउंट है जी, आपने 10,000 डिपॉजिट करवाया, फिर 10,000 करवाया, तो इसके ऊपर जब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है जी, फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट एन्युटी थर्ड पीरियड के ऊपर, तीसरे साल के ऊपर जाके क्या जी 1.072 है, ठीक है, प्लस फिर आपके पास पीरियड 1 है और तीसरे साल हमने क्या जाके क्या कर दिया, उसको 0 कर दिया, ठीक है जी। यानी कि जो पहला साल है, एक ये जो तीसरे साल में हमने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, तो तीसरे साल में ही हमने क्योंकि अमाउंट पे करनी है, तो एट द एंड हमने डिपॉजिट करवाई है, तो जो एट द एंड हमने डिपॉजिट करवाई है तो उसके ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब हमने कैलकुलेट किया तो पहले साल 1145 पे, दूसरे साल जो है वो 1070, और जो तीसरे साल है क्योंकि एट द एंड पे हमने डिपॉजिट करवाई है, तो जब एट द एंड करवाएंगे तो तीसरे साल वाली अमाउंट के ऊपर आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगी। तीनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 3,215 रुपए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनएफटी हमारी जो है वो कैलकुलेट हो गई। The future value of ordinary annuity can be viewed as occurred at the end of the last cash flow period, whereas the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the beginning at the cash flow from the period. अगर हम एनएफटी वैल्यूएशन की बात करें तो क्या होती है, जो फ्यूचर वैल्यू होती है ऑर्डिनरी एनएफटी, हम उसको व्यू कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो पीरियड क्या है, जहां पे हमने उसकी जो है वो फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वो हमारी क्या एनएफटी ड्यू हमारी क्या हो जाती है, और हमारी क्या अकरिंग एट द बिगिनिंग हो जाए तो वो हमारी क्या होती है, वो एनएफटी जो एट दी एंडिंग हो जाती है उसे ऑर्डिनरी एनएफटी कहते हैं, और जो एट द बिगिनिंग हो जाए वो हमारी कौन सी होती है, वो एनएफटी ड्यू कहलाती है। अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें टेबल के साथ, तो हमारे पास जो है वो फ्यूचर वैल्यूज एन आर इंटू फ्यूचर वैल्यूज एफ, फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। जब आप ए लगा देते हैं इसका मतलब एन्युटी वाला टेबल अब हमने देखना है, ठीक है जी। आई रेज टू पावर एन, ठीक है जी, हमारे पास कितनी है जी 1000 है। फ्यूचर वैल्यूज हम देखते हैं जी, हमारे पास ये देखें नंबर ऑफ पीरियड है 1 2 3 4 5, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 7%। ये 7% पे आ गया, पहले साल 1 है, दूसरे साल 2.070 है, तीसरे साल 3.215 है, हमें ये वाला चाहिए, ठीक है जी। हमने ये टेबल वैल्यू लिख दी यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किया 1000 के, तो हमारा आंसर आ गया 3,215 रुपए। वेयर एज अगर हम पीछे जाएं तो हमारा आंसर 3,215 ही निकला था, लेकिन उसके लिए हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमने उसको कैलकुलेट किया था साल वाइज, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने जस्ट एक लाइन में फार्मूला लिखा, दूसरी में अमाउंट लिखी, और हमने उसमें जो है वो उसकी वैल्यू टेबल से देख के लिखी और मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया 3,215 रुपए जो है वो। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे करना चाहें तो आप क्या करते हैं, 3 के बाद n है, 1/7 के बाद 1/y या 0 आपकी पेमेंट है, पीएमटी यानी कि आपकी जो प्रोडिक पेमेंट कितनी है 1000 है, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और एफवी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर 3,214 रुपए 90 पैसे जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। ओवरव्यू ऑफ द एन्युटी ड्यू। अब हम एन्युटी ड्यू की, हमारे पास एन्युटी ड्यू है तो हम रेज टू पावर n प्लस n-1, फिर 2, फिर 1 और फिर इन्फिनिटी, यानी कि जितना हमारे पास टाइम पीरियड है। अगर हम देख साल 0 पे 1000 रुपए डिपॉजिट करवाया, फिर 1000 करवाया, फिर 1000 करवाया, अब हम क्या करेंगे, पहले साल वाली जो इस पे 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, 1 साल 2 साल और 3 साल का इंटरेस्ट हो गया, दूसरी वाली पे 2 साल का, फिर तीसरी वाली पे 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 440 यानी कि फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट एन्युटी डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम टेबल में जाएं तो हम क्या करते हैं जी, फ्यूचर वैल्यूज एन्युटी डिस्काउंट इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आई ओवर एन, ठीक है जी, 1 इंटू 1 प्लस आई हमारा आ गया। हम क्या करते हैं जी 1000 हमने 7% के ऊपर 3 सालों का देखा तो ये आया 3,215 इंटू 1.07 आ गया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 3,440 रुपए हमारा क्या होता है वो कैलकुलेट हो जाता है। ये वो कैलकुलेटर के जरिए है कि आपने इसे जो है वो कैसे यूज करना है। 3 के बाद n है, फिर 7% है, पीवी आपकी प्रोडक्ट में अपनी प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 है, फिर प्रोडक्ट पेमेंट आगे फ्यूचर वैल्यूज आपने क्या करनी है वो कैलकुलेट करनी है।
कंप्लीट। अब आपने क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी है, प्रॉब्लम एक्सेप्ट यू मस्ट बी चेंज विद द कैलकुलेटर सेटिंग टू बिगिन फर्स्ट द फोरगोट द एक्सचेंज बैक। प्रेस सेटिंग सेकंड फंक्शन, फिर बिगिन की आपने करनी है, फिर सेकंड फंक्शन के बाद सेट करना है और सेकंड फंक्शन के बाद क्या करना है, क्विट कर जाना है। ओवरव्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी हम बात करें तो हमारा फार्मूला क्या है जी, आर यानी कि आपकी पीरियोडिक पेमेंट है, आपकी आर क्या है जी, पीरियोडिक कैश फ्लो पेमेंट को हम कहते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर 1, यानी कि एन है वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इनडेफिनिट पीरियड, जितने भी टाइम पीरियड की आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। आपको कहते हैं जी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1000 की पेमेंट है आपकी, और फिर दूसरे साल पे और तीसरे साल के एंड के ऊपर आपकी आ रही है। तो आपने क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी आपने कैलकुलेट करनी है। एक तो तरीका ये है कि 1000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज़ टू पावर 1, फिर रेज़ टू पावर 2 और रेज़ टू पावर 3 करें तो ये सारी अमाउंट्स कैलकुलेट आपकी हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 2624.32। लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसको टेबल से कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं जी, पीरियड 1 2 3 4 है, 6%, 7% और 8% है। 1000 आई आपका कितना है जी, 7% है और 3 साल के लिए, ये 7% और ये 3 साल के लिए 2.624। इससे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी कितनी आ गई, वो आपके पास जो है वो 2624 रुपए आपकी जो है वो कैलकुलेट होगी। यानी कि वो जो 3000 आप डिपॉजिट करवा रहे हैं उसकी आज वैल्यू कितनी है, 2624 रुपए हमारी कैलकुलेट हो जाती है। ये स्टिल वही दोबारा कैलकुलेटर से आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसका तरीका आ गया। ओवरव्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी डिस्काउंट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आर, इसमें हमारे पास क्या है जी, पीरियोडिक कैश फ्लो हमारे पास आ जाती है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 0, फिर रेज़ टू पावर 1 और आगे क्या आ जाता है, n-1 आ जाता है हमारे पास। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास 7% फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। तो हम क्या करते हैं, इसे जब कैलकुलेट करते हैं 1000 डिवाइडेड 1.07 रेज़ टू पावर 0 और फिर क्या रेज़ टू पावर 1 और रेज़ टू पावर 3, हम जब तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी डिस्काउंट हमारा 2808 रुपए कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन जब हम इसकी टेबल वैल्यू के ऊपर जाते हैं, जब टेबल और कैलकुलेशन हम करते हैं तो वहां पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, हमारे पास फार्मूला क्या थी, आर यानी कि पीरियोडिक पेमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आई एन इनटू 1 प्लस आई। 1000 है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 3 पीरियड के लिए 7% में 2.624 है और 1.07 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी अमाउंट 2808, यानी कि हमारी एक लाइन के अंदर या 2 लाइनों में हमारा आंसर क्या आता है वो कैलकुलेट हो जाता है। स्टिल दोबारा ये उसने कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया हुआ है। उसके बाद स्टेप सॉल्विंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रॉब्लम, इसमें हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, कि हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो उनको जो है वो देखना है, ताकि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। नंबर 1 है जी, रीड द प्रॉब्लम थॉरोली। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि आइदर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल का है, एन्युटी का है, एन्युटी में ऑर्डिनरी एन्युटी है, या एन्युटी ड्यू है, ठीक है जी। अगर ये कर लेते हैं तो फिर आपने देखना है ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का है, फ्यूचर वैल्यू का है, या फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का है, या ये एन्युटी डिस्काउंट का है। तो पहले आपने ये जज करना है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन को देखा एन्युटी का शुरू कर दिया, पहले उसको जज तो करें कि वो किस एन्युटी का क्वेश्चन है, ताकि आप एक्यूरेट फार्मूला लगाएं और क्वेश्चन को एक्यूरेट तरीके से करें। फिर आप क्या करें, क्रिएट अ टाइम लिमिट, उसकी टाइम लिमिट को आपको क्रिएट कर लें जिस तरीके से ग्राफ्स के अंदर बनाई हुई थी। फिर क्या होता है जी, पुट कैश फ्लो एंड एरो ऑन टाइमलाइन। फिर आपने क्या करना है, उसमें कैश फ्लो की अमाउंट लिखें कितनी है और उसके ऊपर जो टाइमलाइन है उनके एरोस वगैरह आप लगाएं। देन आपने क्या करना है, डिटरमिन इफ इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू प्रॉब्लम। फिर आप डिटरमिन करें कि ये प्रेजेंट वैल्यू का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, या फ्यूचर वैल्यूज का है। डिटरमिन इफ सोल्यूशन इन्वॉल्व्स अ सिंगल कैश फ्लो एन्युटी स्ट्रीम और मिक्स। फिर आपने ये देखना है कि ये सिंगल आपका जो है वो सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, या एन्युटी स्ट्रीम का क्वेश्चन है, या मिक्स फ्लो का क्वेश्चन है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसकी
प्रॉब्लम की सोल्यूशन के ऊपर जाना है आपने। देन चेक फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऑप्शनल, यानी कि ऑप्शनल है, फिर आप क्वेश्चन करके उसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर से चेक भी कर लें कि क्या कहीं आपका क्वेश्चन फाइनेंशियल कैलकुलेटर की कैलकुलेशन मिलता भी है कि नहीं मिलता। समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हुए कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो क्वेश्चन आपका रीचेक हो जाता है, फिर आपकी गलती के चांस जो है वो मिनिमम हो जाते हैं। मिक्स फ्लो की आप एग्जांपल देखें, जूली मिलर विल रिसीव अ सेट ऑफ द कैश फ्लो बिलो व्हाट इज अमाउंट एट द रेट ऑफ 10%। 10 पहले साल 600 है, दूसरे साल फिर 600 है, तीसरे साल 400 है, फिर 400 है, और फिर 5 साल 100 रुपए। अब ये मिक्स कैश फ्लो, यानी कि आपकी क्या होता है, मिक्स में क्या होता है, अमाउंट का सीक्वेंस सेम नहीं रहता, या आपने ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट को, ये कम, यानी कि हर साल सेम नहीं होती, तो आपने क्या करनी है, वो प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ये आपने क्या कर लिया, वो आपने बार बना लिया, और ये आपके एरोज आ गए, ठीक है जी। वापस इस पे कितने सालों का मिलेगा, अब ये प्रेजेंट वैल्यू इस पे 6 सालों 5 सालों का, इसमें 4 का, इसमें 3 का, यानी कि ये रिवर्स एरोज आपके आ रहे हैं, ठीक है जी। हाउ टू सॉल्व अ पीस एट अ टाइम बाय डिस्काउंटिंग ईच पीस बैक द टी इज इक्वल टू 0 पे आपने लेके आना है, ठीक है। सॉल्व अ ग्रुप एट अ टाइम बाय फर्स्ट breaking the problem into groups of annuity stream and any single cash flow groups, then discount each group back is the t is equal time period is equal to 0। अब ये देखें, यहाँ पे ये आपने अमाउंट कैलकुलेट की, अभी कम मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। तो उसने कहा आपने कितने 12, 4, 16 और 4, 20 और 21, 2100 आपने डिपॉजिट करवाया, ठीक है, मिक्स फ्लो के तहत, और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमने कितनी कैलकुलेट की है, वो 1677 रुपए और 50 पैसे हमने की है, ठीक है जी। कैसे की है जी, ये देखिए 600 है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% पे 2 इयर्स के लिए है, ठीक है जी। आपने 600 इंटू ईयर्स का इंटरेस्ट फैक्टर लिया, ये उसकी अमाउंट कैलकुलेट होगी। इस तरीके से 400 की आपकी है, और इस तरीके से 100 की, और ये हमने अमाउंट क्या कर ली, वो कैलकुलेट की, जो हमारी 1677.27 कैलकुलेट हो गई। अगर आप इसकी ग्रुप टाइम को देखें तो उसने ग्रुप टाइम कैलकुलेट किया हुआ, पहले साल 400 400 400 400, फिर उसके बाद 200 200 और फिर 100 उसने किया हुआ है। अगर आप सॉल्व करें मिक्स कैश फ्लो को, तो फिर आपने क्या करना है, यूज द हाईलाइटेड बटन। अब ये 2 हाईलाइटेड बटन है, ठीक है, एक एरो डाउन एरो का, एक सीएफ का, ये कैश फ्लो का सीएफ, ठीक है जी। एरो आपने मिक्स प्रॉब्लम करना, प्रेस द सीएफ की एंड देन डाउन एरो, पहले आपने सीएफ की को आपने प्रेस करना है, फिर आपने डाउन एरो को आपने लेके जाना है, ठीक है, थ्रू ऑफ और द कीज एज यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड्स। आपने क्या करना है जी, डिफाइनिंग द कैलकुलेटर वेरिएबल्स फॉर CFO 0, यानी कि कैश फ्लो 0 पीरियड के ऊपर। दिस इज ऑलवेज द कैश फ्लो अकरिंग एट द टाइम इज इक्वल टू 0। जब CFO 0 करेंगे तो समझ कि T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यूजली 0 फॉर दोस प्रॉब्लम्स। हम सिर्फ इन प्रॉब्लम्स के लिए मिक्स कैश फ्लो के अंदर यूज करते हैं। फॉर CNN दिस इज द कैश फ्लो साइज ऑफ द nth ग्रुप ऑफ कैश फ्लो। nth ग्रुप क्या मतलब है कि जितने भी टाइम पीरियड है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 15 है, 20 है। नोट दैट अ ग्रुप में ओनली कंटेन अ सिंगल कैश फ्लो, ठीक है जी, जो भी आपकी जो सिंगल कैश। फॉर FNN कहता है जी, कहता है दिस इज द कैश फ्लो ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कैश जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बता रही होती है ऑफ द nth ग्रुप के कितने टाइम पीरियड के लिए आपने जो है वो डिपॉजिट करवाए हैं। नोट दैट द इज ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर, यानी कि 1 साल है, 2 साल है, 20 है, 30 है, 35 है, 40 है, यानी कि अब नीचे वो ये कह रहा है NN रिप्रेजेंट द nth कैश फ्लो ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि जितने भी इंडेफिनेट पीरियड है। दस द फर्स्ट कैश फ्लो इज C0 और 01 की जो पहली है वो 01 है, वाइल द 10th कैश फ्लो इज C10। अगर 10 है तो 01 का मतलब है 1 है, और अगर 10 तक है तो फिर आप C10 तक आप जाएंगे। ये उसने स्टेप्स बता दी हैं कि अगर आपने मिक्स कैश फ्लो का क्वेश्चन करना है तो फिर कैसे आपका होगा। स्टेप 1 क्या है जी, आपका प्रेस आपने क्या करना है, CF की, कैश फ्लो 3। स्टेप 2 में सेकंड फंक्शन क्लियर वर्क की प्रेस हो जानी है। स्टेप 3 में फॉर CFO 0 आप एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे और फिर डाउन एरो आ जाएगा। फिर CF01 प्रेस करेंगे, 600 जितनी भी अमाउंट है आपकी, एंटर डाउन एरो। CFO 01 प्रेस आप टाइम पीरियड करेंगे, एंटर करेंगे और फिर डाउन एरो कर देंगे। CFO 2 आपकी क्या जी, 400, 2 किस्म की है, 600 और 400, एंटर करेंगे, उसके बाद डाउन एरो कर देंगे। फिर CFO 0 आपकी 2 इयर्स के लिए एंटर करेंगे और डाउन एरो आप जो है वो कर देंगे। फिर CFO 30 कितनी है, 100 है, एंटर करके डाउन एरो किया जाएगा।
फिर आप इसको 3 करेंगे तो ये 1 साल के लिए हुई, क्योंकि सबसे आखिर वाली ये आपकी अमाउंट है 5-6 साल वाली। एंटर करेंगे और डाउन एरो कर देंगे। उसके बाद आपने प्रेस क्या करने है, डाउन एरो आपने 2 टाइम्स करना है, प्रेस एनपीवी करना है, फॉर एंटर 10 एंटर करना है और फिर डाउन की करनी है और फिर आपने प्रेस करनी है सीपीटी की। जब आप ये वैल्यू इस तरीके से एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेटर है वो आपको रिजल्ट देगा 1677.15 आपको जो है वो रिजल्ट दे देगा आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग की अगर हम बात करें तो जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है जी, फ्यूचर वैल्यूज n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यूज इनटू 1 प्लस आई इंटू 1 आई ओवर m और रेस्ट पावर mn। अब यहाँ पे n क्या जी, नंबर ऑफ ईयर्स है, m क्या जी, कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर कि एक साल में कितनी दफा आपने कंपाउंड करना है, ठीक है जी। i एनुअल इंटरेस्ट रेट है, FVMN क्या जी, फ्यूचर वैल्यूज एट द एंड ऑफ एन ईयर है, और PV नॉट क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो टुडे। Julie Miller has invest 1000 for 2 years at annual interest rate of 12%. फ्यूचर वैल्यूज क्या जी, 1000 इंटू 1 प्लस इंटू 12% 0.12 और 1 ईयर है, रेज टू पावर 1 इंटू 2। तो वो क्या करता है जी, ये एनुअली, तो उसने अमाउंट कैलकुलेट करके दे, ये एनुअली कैलकुलेट होगी। अब चलते हैं हम सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है कि साल में 2 टाइम आपने उसे क्या करना है, कंपाउंड करना है। तो 1000 टू 1 प्लस आई 0.12 ओवर 2 हमने इसलिए किया है कि उसको साल में 2 दफा जब इंटरेस्ट देना है, तो ये रेट 12% है, ये एनुअली है, तो हमने इसे रेट को किसके ऊपर ले गए, सेमी एनुअली के ऊपर ले गए। तो हमारे पास आई के 2 ये पीरियड है और मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स आपने देना है, तो 2 2 दा 4 हो जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,262.48। यानी कि जब जितना अगर साल में मोर देन 1 टर्म कंपाउंडेड हो तो रेट को भी उतने से डिवाइड कर देते हैं और n को भी उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखें अगर साल में 1 कंपाउंडेड है तो 1254 रुपए है, और अगर सेमी कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो वो आपकी वो वही एन्युटी का फॉर्मूला लगता है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अगर क्वार्टरली हो जाएगा तो 0.5 साल, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 आपका जो है वो क्वार्टर है, 4 टाइम इंटरेस्ट देना है साल में, और 2 साल है आपके, तो कितना 2 सालों में आपने टोटल 8 दफा इंटरेस्ट देना है। तो आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो 1266 आ जाएगा। अगर हम मंथली की बात करें तो 12/12 करेंगे तो रेट को भी मंथ पे ले जाएंगे, तो 12 आपके पास 12 टाइम आपने इंटरेस्ट देना है और साल में 2 दफा देना है, तो इसका मतलब 2 साल में 24 टाइम आपने इंटरेस्ट देना है, तो ये 1269.73 आ गया। अगर डेली आपका कंपाउंडेड हो तो फिर आप क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिवाइड कर देते हैं 365 से, क्योंकि एक साल में कितने साल होते हैं बेटा, 365 डेज हैं, और 2 सालों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 770 दिन हो जाएंगे, ठीक है जी। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 1271.20। यानी कि जितना ज्यादा कंपाउंडेड होगा आपका जो रिटर्न है उतना ही ज्यादा क्या होता है, वो कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपने इसे जो है वो कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो इनपुट्स में 2 इंटू 4 के बाद एन प्रेस करेंगे, 12/4 यानी कि क्वार्टरली लेके जा रहे हैं, 1000 पेमेंट है, फ्यूचर वैल्यूज को प्रेस करेंगे तो आपकी अमाउंट जो है वो 1266.77 कैलकुलेट हो जाएगी। The result indicates that 1000 investment will earn the 12% annual rate of compounded quarterly for 2 years, will earn a future value of 1266.77। कैलकुलेटर से उसने बताया हुआ कि आपने जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होता है जी, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर एडजस्टेड द नॉमिनल रेट ऑफ फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, कि आपका जो इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है कि आपने एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना आपने जो अर्न किया है उसको आप कंपाउंडेड कर रहे होते हैं पीरियड पर ईयर के हिसाब से। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस इंटू आई ओवर एम रेज टू पावर m माइनस 1, इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। बास्केट वंडर्स हैज 1000 CD at a bank. The interest rate, cash deposit at the bank, the interest rate is 6% compounded quarterly for 1 year. What is the effective annual rate of interest? Effective annual rate of interest is equal to 1 plus 6% over 4 raised to power 4 minus 1. तो ये हमारा गया 1.0614 minus 1, तो ये आया 0.614।
क्योंकि पॉइंट है, रेट है, हम इसको जब परसेंटेज में लेके जाएंगे तो हम इसे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा रेट कितना आ गया 6.14% हमारा जो है वो रेट कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपने इसे कन्वर्ट करना है कैलकुलेटर के साथ सेकंड फंक्शन के बाद, आप जो है उसे कहते हैं कि इसका जो ये आपका जो फंक्शन है इसको एंटर करते हैं, 6 के बाद एंटर है, डाउन एरोस करेंगे, 4 के बाद एंटर करेंगे, अपवर्ड एरो है, सीपीटी है, सेकंड फंक्शन के बाद क्विट करेंगे, तो ये आपका जो है कन्वर्टिंग इफेक्टिव अर्निंग रेट आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप्स टू अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन की बात करें कि अगर आप लोन की अमोर्टाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है जी, आपका जो है वो कैलकुलेट द पेमेंट्स पर पीरियड, कि आपकी जो पर पीरियड पेमेंट्स हमने वो कैलकुलेट करनी है। डिटरमिन इंटरेस्ट रेट इन द पीरियड एट लोन बैलेंस एट T1 I परसेंटेज ओवर M। कंप्यूट द प्रिंसिपल पेमेंट्स एट द पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम पे आपने कैलकुलेट करना है। डिटरमिन द एंडिंग बैलेंस इन द पीरियड आपने करना है, और स्टार्ट अगेन एट स्टेप 2 एंड रिपीट दिस वन। ठीक है जी, आपने हर इसको करना है। Julie Miller's borrowing 1,000 at a compounding annual interest rate of 12%, amortizing the loan if the annual payments are made for 5 years. Step 1 क्या है जी, present value is equal to R into present value interest factor I, and 10,000 हमारे पास है 12% पे 5% पे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगी 3.605। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3.05 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड करेगा तो 3.605, तो आपकी जो पेमेंट आ जाएगी मंथली वो कितनी कैलकुलेट हो जाएगी 2,774 रुपीज हमारी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल देखें जी, 0 ईयर है, आपने एंडिंग बैलेंस कितना 10,000 है, पहले साल आपने 2,777 रुपए की पेमेंट की, इंटरेस्ट उसमें से 1,200 रुपया है, और प्रिंसिपल आपकी इतनी है, यानी कि इसमें से उसने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलहदा की तो ये अमाउंट आ गई। अगले साल हम गए, पेमेंट यही है हमारी जो है वो, उसमें से हमने इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस की तो ये प्रिंसिपल आ गया और ये हमारे पास बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट सेम है, उसमें से ये प्रिंसिपल गई, ये इंटरेस्ट गया और ये आपके पास बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट गई, ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है और ये आपके पास जो है वो प्रिंसिपल रहेगी। एट द एंड ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट की, ये इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल गई, और आपका क्या हुआ कि टोटल 10,000 प्रिंसिपल चलेगी। अगर आप देखें तो टोटल पेमेंट कितने की हुई है आपकी 13,871 रुपए की, इसमें से 13,871 में 3,871 रुपए आपका इंटरेस्ट है और 10,000 आपने जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे ऑफ की है। इसको भी अगर आपने कंप्यूटर से सॉल्व करना है तो इनपुट्स 5/n, 12% आपका रेट है, पेमेंट आपकी 10,000 की है, फ्यूचर वैल्यू 0 है, आपकी पीएमटी आपने कैलकुलेट करनी है कि प्रोडक्ट पेमेंट कितनी जानी है, तो आपको कैलकुलेट करके देता है 2,774 रुपए और 10 पैसे। बेसिकली दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट द 10,000 लोन कॉस्ट 12% एनवी फॉर द पीरियड and will be completely paid off at the time will require 2,774.10 annual payments के साथ करेगा। अगर आपने इसे कैलकुलेटर पे करना है तो सेकंड के फंक्शन के साथ अमाउंट लिखेंगे, 1 एंटर करेंगे, फिर 1 एंटर करेंगे और रिजल्ट में वो क्या करेगा आपको जो है अमाउंट्स कैलकुलेट करके दे देगा। यूजफुलनेस और अमोर्टाइजेशन, डिटरमिन इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस में रिड्यूस टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म, कि जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो जारी बात है कि आपकी जो है वो इनकम रिड्यूस हो जाती है। जब आपका इनकम रिड्यूस होती है तो आपको टैक्स भी जो है वो कम पे करना पड़ता है। Calculate debt outstanding. The quantity of outstanding debt may be used in financing the day-to-day एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, कि आपने जो है वो सारी बात है डे टू डे फाइनेंसिंग आपने करनी है तो डेट आपको क्या करना पड़ता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है जी।